गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। अपना उपन्यास चल रहा था, हमने उपन्यास के 2 चैप्टर देखे हैं। तो आज हम आगे के उपन्यास की बातें करेंगे और क्वेश्चन आता है उपन्यास का कैसा, हमने ये भी बात पहले कर रखी है। अगर फिर भी आपको एक बार और पूछना है तो उपन्यास से एक तो पात्र वाला क्वेश्चन आता है और एक कथन वाला क्वेश्चन आता है, एक उपन्यास क्रम वाला आता है और एक उपन्यास ये आता है कि कौन सा उपन्यासकार कौन से युग से संबंधित था, और उपन्यास के करेक्टर पात्र कथन, और इसके अलावा कौन सा उपन्यास किसका है, और उपन्यास के अंदर की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जैसे शेखर एक जीवनी में क्या है, मोहन राकेश के आधे अधूरों में क्या है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हमने काफ़ी बात कर ली उपन्यास की, तो आज हम आगे से बात करेंगे देवराज से। देवराज ने एक उपन्यास लिखा अजय की डायरी। डायरी से आपको भ्रमित नहीं होना कि ये डायरी नहीं है, ये उपन्यास है जो डायरी शैली में लिखा गया मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। अजय की डायरी किसका? डॉक्टर देवराज का। इसके अलावा इन्होंने और भी उपन्यास लिखे हैं जैसे पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। देवराज ने अजय की डायरी, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर। अब अजय की डायरी से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डायरी शैली में लिखा गया मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है, तो अजय की डायरी जो देवराज का है। इसके बाद अगला देखना आपको शिव प्रसाद रुद्र, इनका उपन्यास है बहती गंगा। कौन सी है? बहती गंगा, शिव प्रसाद रुद्र का। शिव के जटा में वो बहती थी ना, क्या क्या बोलते हैं उसको, पानी की तरह कुछ फुहारे चलते थे, वैसे याद रख लो बहती गंगा। मनवनाथ गुप्त, इनका उपन्यास है बहता पानी। देखो यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि बहती गंगा किसका और बहता पानी किसका है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ट्रिक बना लो इनकी या कुछ भी बना लो, याद रखना। बहता पानी तो है मनमनाथ गुप्त का और बहती गंगा शिव प्रसाद रुद्र का। आगे रामदरस मिश्र का पानी के प्राचीर। पानी के प्राचीर किसका है? रामदरस मिश्र का। इसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर पहले तो यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं आपसे पूछ लें, अमृतलाल नागर यथार्थवादी उपन्यासकार हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। और फिर इनका क्रम भी पूछा जाता है अमृतलाल नागर के उपन्यासों का। तो शुरू में यह क्रम आता है, महाकाल 1947 में आया, फिर शेठ बांकेमल ये 1955 में आया, फिर बूंद और समुंदर 1956 में आया, फिर शतरंज के मोहरे ये भी 1959, फिर सुहाग के नुपुर 1961, अमृत और विष 1966, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ जाए अमृतलाल नागर के कौन से उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपको लिखना है अमृत और विष। फिर मानस का हंस जो 1972 में आया, फिर खंजन नयन 1981। यहाँ तक क्रम पूछे जाते हैं, एक दो बीच में से गाय भी कर दिए जाते हैं, थोड़ा आपको ये ध्यान में रखना है। जिनकी बात मैं क्रम की कर रहा हूँ वो आपको क्रम से याद रखना है, बाकी अब अगर आप नहीं भी रखो तो भी चलेगा। इसके बाद इनका उपन्यास है नाच्यो बहुत गोपाल, जो इसमें एक दलित चेतना का पात्र है। जैसे पात्र पूछ रहे तो निर्गुनिया, निर्गुनिया एक पात्र है नाच्यो बहुत गोपाल में, दलित चेतना पर पात्र है इसमें, कौन सा? निर्गुनिया। फिर अग्निगर्भा ये भी अमृतलाल नागर का, बिखरे तिनके, ये कोठे वालियाँ, करवट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नवाबी मसनद ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदा नेमी शरणीय ये भी इंपॉर्टेंट है, सात घूंघट वाला मुखड़ा ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो वहाँ से तो क्रम वाला क्वेश्चन आता है और यहाँ से मिलान वाला क्वेश्चन आता है। एक तरफ प्रेमचंद के उपन्यास दे देंगे, एक तरफ इनके दे देंगे, एक तरफ जैनेन्द्र के दे देंगे, ऐसे कर करके उपन्यासों के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगले हैं अपने सिया राम शरण गुप्त। कौन से? सिया राम शरण गुप्त। इनके 3 उपन्यास हैं जिनमें से 2 तो बहुत बार पूछे गए हैं। गोद कई बार पूछा हुआ है, अंतिम आकांक्षा ये भी पूछा हुआ है कई बार, और नारी ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये अनिवार्य रूप से दोनों ध्यान में आपको होने चाहिए। फिर गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल का उपन्यास है चांदनी के खंडर, चांदनी के खंडर। फिर आगे देखो आप भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास है शोले, मसाल, गंगा मैया, सती मैया का चोरा और माँ श्वेता देवी 1084 की माँ। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है मेरी नज़र में, तो ये आपको याद रखने हैं। वैसे मैंने वही अपने कंटेंट में शामिल कर रखा है, वही क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं और जिनकी पूछने की प्रबल संभावना है। ऐसे मैंने फालतू में दिमाग नहीं लगाया है कि ऐसा नहीं कि मैं कंटेंट बढ़ा दूँ या कम कर दूँ या ज़्यादा कर दूँ, वैसा मेरा कुछ प्लानिंग नहीं है। मैंने वही अपने कंटेंट में डाला है जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर आराम से भरोसा कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, भरोसा करने के लिए जो पेपर अभी होंगे, सेकंड ग्रेड का होगा शायद संस्कृत एजुकेशन का, और फर्स्ट ग्रेड का भी हुआ था, तो उनमें से आप देख लो भी मेरे से मैटर से क्वेश्चन आ रहा है तो आप देखो, नहीं तो क्या है छोड़ दो।
क्या दिक्कत है। तो आपको क्या है, थोड़ा विश्वास करके ये चीज़ें देखनी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन वाले क्वेश्चन मेरे कंटेंट से आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अब। मोहन राकेश के उपन्यासों का क्रम पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल और अंतराल, ये किसके, मोहन राकेश के उपन्यास, क्रम पूछा जाता है इनके। फिर आगे देखो आप, निर्मल वर्मा, इनका एक उपन्यास है वे दिन, जो संस्मरण शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है। पूछ ले संस्मरण शैली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है या किसका है। कौन सा पूछे तो वे दिन, किसका है पूछे तो निर्मल वर्मा। फिर लाल टीन की छत, ये भी निर्मल वर्मा का है। एक चितड़ा सुख, ये भी निर्मल वर्मा का है। रात का रिपोर्टर, निर्मल वर्मा का। अंतिम अरण्य, ये भी किसका है, निर्मल वर्मा का। ये आपको ध्यान में रखने, सारे उपन्यास इंपॉर्टेंट हैं इनके। इनमें क्रम वाले क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से भी दिखे नहीं मुझे, एक आध बार शायद नेट में पूछा था, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन कौन सा है, क्योंकि 4 लेखक इधर दे देंगे और 4 उपन्यास इधर दे देंगे। मिलाओ भाई इनको, अगर आपको आएंगे तभी आप मिला पाओगे ना, ऐसे तो नहीं मिला पाओगे, ऐसी बात है ना। अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनके उपन्यास है सोया हुआ जल, सोया हुआ जल। फिर यह प्रतीकात्मक उपन्यास है, कैसा है, प्रतीकात्मक उपन्यास। इसके बाद पागल कुत्तों का मसीहा, ये कई बार पूछ रखा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर सुने चौकटे, ये भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। आगे देखते हैं हम, राजकमल चौधरी, इनका एक उपन्यास कई बार पूछा गया है। बताओ कौन सा पूछा गया है, मन में बोलो आप आंसर, मुझे सुनाई देगा अगर आप दिल से बोलोगे, दिल की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है ना, ऐसा सुना होगा आपने। तो नदी बहती थी, एक तो उपन्यास ये है। फिर शेर था शेर नहीं था, इम्पोर्टेंट है। मछली मरी हुई, ये 50 बार क्वेश्चन आ रखा है, मछली मरी हुई, आपने यही बोला होगा, मुझे यही सुनाई दिया। फिर है देहगाता। फिर अग्निस्थान, कौन सा था, अग्निस्थान, पाकिस्तान में अग्निस्थान, किसका है, राजकमल चौधरी का। फिर ताश के पत्तों का शेर, ये भी राजकमल चौधरी का है। फिर 20 रानियों का बाइस्कोप, ये भी राजकमल चौधरी का है। तो इतने उपन्यास किसके पूछ रहे, सारे राजकमल चौधरी के, जिनमें से ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे आप देखो, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, ये प्रकृत आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यासकार थे। पूछ ले पांडेय बेचैन शर्मा कैसे उपन्यासकार थे, यथार्थवादी, प्रकृत आलोचनात्मक, है ना। और कौन से थे इनके अलावा, पूछ ले प्रकृत आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यासकार, तो ऋषभ चरण जैन और चतुर्सेन शास्त्री, ये 3 है। चौथा नाम एक और दे दें, निम्न में से कौन प्रकृत आलोचनात्मक यथार्थवादी उपन्यासकार नहीं है। ऑप्शन ए पांडेय बेचैन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन सी चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। तो सही उत्तर क्या होगा, जैनेन्द्र। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो बनारसीदास चतुर्वेदी ने इनके उपन्यासों, किन के उपन्यासों को, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को क्या कहा है, घासलेट साहित्य का है। घासलेट होता है ना, जैसे पेंटोल होता है वैसा घासलेट होता है, तो घासलेट साहित्य का है बनारसीदास चतुर्वेदी ने पांडेय बेचैन शर्मा उग्र के उपन्यासों को। अब इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, जिनके क्रम भी 2-3 बार पूछे गए हैं, तो क्रम आपको इनके भी ध्यान में रखने हैं। पहला है चंद हसीनों के खतूत, पहला कौन सा, चंद हसीनों के खतूत, जो 1924 में आया, और ये पत्र शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है। अब मैं पूछूं डायरी शैली में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, कमेंट करना। फिर दूसरा दिल्ली का दलाल, दूसरा कौन सा है, दिल्ली का दलाल। और मैं अब आपसे पूछूं दिल्ली का व्यभिचार किसका उपन्यास है, दिल्ली का दलाल तो बेचैन शर्मा उग्र का है। दिल्ली का व्यभिचार, दिल्ली का कलंक, ऐसे पूछ ले। देखो एग्जामिनर यही चाहता है कि स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज हुए, जहाँ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहा है ना, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बना रहा है। तो दिल्ली का दलाल तो पांडेय बेचैन शर्मा उग्र का है। मिलान वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ये भी आएगा, तो दिल्ली का व्यभिचार और दिल्ली का कलंक दोनों ऋषभ चरण जैन के उपन्यास इनके, लेकिन दिल्ली का दलाल पांडेय बेचैन शर्मा उग्र का है। अगला देखो चॉकलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बुधवा की बेटी 1928, शराबी ये भी उग्र का है। मनुष्यानंद ये भी उग्र जी का है। सरकार तुम्हारी आंखों में, ये भी उग्र जी का है। जी जी जी, ये 1937 में है, ये किसका है, पांडेय बेचैन शर्मा उग्र का। फागुन के दिन 4, ये भी उग्र का है। फिर है घंटा, ये फैंटेसी रूप में इनका उपन्यास है। पूछ ले घंटा उपन्यास किसका है, तो पांडेय बेचैन शर्मा उग्र का, किस रूप में, फैंटेसी। और इसके अलावा एक हमने बात करी थी, ये देखो 20 रानियों का बाइस्कोप, ये उपन्यास तो राजकुमार चौधरी का है, लेकिन मनोज श्याम जोशी ने अपने उपन्यासों को क्या कहा है, हमने बात कर रखी है, क्या कहा बताओ, गप बाइस्कोप। क्या कहा था, गप बाइस्कोप। ये चीज़ें जहाँ भी शब्द आ जाए ना, तो शब्द में अपने आप दिमाग लगाओ, वैसा शब्द कहीं और आया क्या, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि अपनी तैयारी अच्छी है। अगर मैं बोल रहा हूँ या आप पढ़ रहे हो, आपको पुरानी चीज़ें अगर याद नहीं आ रही तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है।
आपको सिलेक्शन तभी होगा जब आपको लगने लगेगा कि ये शब्द मैंने कहीं पढ़ा है, दिमाग में गूंजेगा, ठीक है ना। तो सपने आते हैं कई बार, मेरे तो सपने में रिवीजन होते थे जब तैयारी की थी। तो आप ऐसा पढ़ो कि सपनों में आपके रिवीजन हो। जिस दिन आपके सपनों में रिवीजन होना शुरू हो जाए ना, उस दिन आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच जाओगे। सही है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऋषभ चरण जैन, ऋषभ चरण जैन, इनका उपन्यास एक है मास्टर साहब। कौन सा है? मास्टर साहब। फिर दिल्ली का व्यभिचार, फिर वेश्यापुत्र, गदर, फिर हर हाइनेस। गदर इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक दिल्ली का कलंक इनका और है, लिख लेना, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का कलंक। दिल्ली का कलंक पूछ ले किसका है? तो ऋषभ चरण जैन का। आगे देखते हैं हम। चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का एक बार कहीं क्रम पूछा है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप क्रम याद करो, कि जिनकी बार बार रिपीट होते हैं ना जिनके उपन्यासों का क्रम, तो उनका क्रम मेरे हिसाब से देख लेना चाहिए। इनका आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। तो इन्होंने एक इतिहास रस की चर्चा करी थी। कौन सा रस की? इतिहास रस। पूछ ले इतिहास रस की चर्चा किसने करी है? तो चतुर्सेन शास्त्री ने इतिहास रस की चर्चा करी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस पर आपको थोड़ा फोकस करना है। इसके अलावा आप देखो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास कौन कौन से हैं, तो उस पर आप बात करो अभी। हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगरवधु, मंदिर की नर्तकी, अपराजिता, वयम रक्षाम, से याद की चट्टान, बिना चिराग का शहर। और इनके अलावा भी इनके कुछ उपन्यास है, जैसे एक है नरमेध। कौन सा है? नरमेध। इसके अलावा एक है व्यभिचार। दिल्ली का व्यभिचार तो ऋषभ चरण जैन का है, लेकिन व्यभिचार किसका है? चतुर्सेन शास्त्री का। फिर है आत्मदाह। कौन सा है? आत्मदाह। देखो ये शब्द आया ना व्यभिचार, अपने आप छोड़ो, पहले के ज्ञान से जोड़ो। आपने शिक्षण विद्या पढ़ी होगी कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना ही एक अच्छी टीचिंग विधि है या शिक्षण विधि है। ऐसे आप जोड़ोगे तब ही बेस्ट रहेगा। फिर अगले उपन्यासकार हैं रेणु। कौन से रेणु? फणीश्वरनाथ रेणु। कौन से? फणीश्वरनाथ रेणु। इन्हें आज़ाद भारत का प्रेमचंद कहा जाता है। फणीश्वरनाथ रेणु को क्या कहा जाता है? आज़ाद भारत का प्रेमचंद कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे आंचलिक कथाकार है, सबसे पहले आंचलिक कथाकार कह दो या सबसे बड़े आंचलिक कथाकार भी आप इन्हें कह सकते हो, फणीश्वरनाथ रेणु को। इसके अलावा इनके साहित्य गुरु थे सत्यनाथ भादुड़ी। पूछ ले फणीश्वरनाथ रेणु के साहित्य गुरु कौन थे? सत्यनाथ भादुड़ी। कौन थे? सत्यनाथ भादुड़ी। और ये आत्मा के शिल्पी इनकी उपाधि है। पूछ ले आत्मा के शिल्पी कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। और शब्दों के शिल्पी पूछ ले तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन से? सुमित्रा नंदन पंत, वही जो छायावाद में थे। इसके अलावा आगे देखते हैं इनके उपन्यास है। देखो मेलांचल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेलांचल तो। और इनके उपन्यासों का क्रम भी आता है, क्रम भी पूछा जाता है। मेलांचल 1954 में आया, जिसमें 67 यानी 67 परिच्छेद है। मेरीगंज गाँव जिला पूर्णिया बिहार है, वहाँ का चित्रण है मेलांचल में। मेरीगंज गाँव में, जिला पूर्णिया बिहार। पात्र पूछ ले मेलांचल के कमली और डॉक्टर प्रशांत। कमली और डॉक्टर प्रशांत पात्र है मेलांचल के। और हिंदी का फर्स्ट विशुद्ध या वास्तविक आंचलिक उपन्यास कोई पूछ ले तो मेलांचल। पूछ ले हिंदी का फर्स्ट विशुद्ध उपन्यास कौन सा है? मेलांचल। हिंदी का वास्तविक आंचलिक उपन्यास पूछ ले तो भी उतर के आएगा मेलांचल। एक मैंने नोट लगाया है कि हिंदी का पहला उपन्यास देहाती दुनिया जो 1926 में आया, लेकिन हिंदी का फर्स्ट शुद्ध आंचलिक उपन्यास पूछ ले तो बलचनामा जो नागार्जुन ने 1952 में लिखा। और वास्तविक आ जाए तो मेलांचल। देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास एनसीईआरटी में दे रखा है देहाती दुनिया, ठीक है। हिंदी का फर्स्ट शुद्ध आंचलिक उपन्यास बलचनामा किसका? नागार्जुन का। अब पूछ हिंदी का वास्तविक आंचलिक उपन्यास या विशुद्ध आंचलिक उपन्यास तो मेलांचल। 3-4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और इसको एनसीईआरटी ने माना, एनसीईआरटी ने माना है तो हमें भी मानना पड़ेगा। दूसरा उपन्यास इनका प्रति परिकथा जो 1957 में आया। ये भी पुणे जिला में प्राणपुर गांव है, उसका चित्रण है प्रति परिकथा में। फिर दीर्घ तपा जो 1964 में आया, इसमें आज़ादी के नाम पर सब कुछ सहने वाली नारी का चित्रण है, इसमें दीर्घ तपा में। फिर जुलूस, इसमें गोड़ियार गांव की नबीनगर कॉलोनी का चित्रण है। फिर राम रतन राय जो अधूरा उपन्यास है। देखो अधूरा का क्वेश्चन आता है कि निबंध में से कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है, या निबंध में से कौन कौन से उपन्यास अधूरे हैं। तो एक इरावती था, मंगलसूत्र था, ये आ गए और सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर पलटू बाबू रोड। कौन सा? पलटू बाबू रोड। ये भी इनका किनका? फणीश्वरनाथ रेणु का। इनके अलावा इनका एक कलंक मुक्ति। कौन सा है? कलंक मुक्ति। कलंक मुक्ति पूछ ले किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु का। एक है कितने चौराहे। कौन सा है? कितने चौराहे।
ये भी फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मेला अंचल, प्रतिपरिकथा, दीर्घतपा और जुलूस, इनका क्रम में ध्यान में रखना है। बाकी आप ऐसे ही ध्यान में रख लोगे तो भी चल जाएगा। मेला अंचल के अंदर क्या है ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि मेला अंचल इम्पोर्टेंट उपन्यास है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अगले उपन्यासकार की। अब है गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर के उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है, लोग कई बार पूछ रखा है। फिर है चिड़ियाघर, फिर यात्राएं, फिर जुगलबंदी। लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, फिर दो, फिर है इंद्र सुने, फिर टाइगर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद गिरिराज का उपन्यास है पहला गिरमिटिया, जो गांधी के अफ्रीका प्रवास के दौरान मतलब गांधी जी अफ्रीका गए ना, उन पर यह लिखा गया है पहला गिरमिटिया। किसने लिखा? गिरिराज किशोर ने। लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, दो, इंद्र सुने, टाइगर और पहला गिरमिटिया। क्रम आप ध्यान में भले मत रखना, लेकिन क्या ध्यान में रखना है बताओ? क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में यह रखना है कि इनका उपन्यास कौन सा नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। एक उपन्यास इनका और है जो भी पूछा गया, तीसरी सत्ता। कौन सा है? तीसरी सत्ता। ये मैंने पहले लिखा नहीं क्योंकि उस टाइम मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं, लेकिन अब किसी एग्जाम में पूछ लिया तो पूछने के बाद क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बात करते हैं गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र का उपन्यास है लाल पीली ज़मीन। कौन सा है? लाल पीली ज़मीन और 5 आंगनों वाला घर, जिस पर व्यय सम्मान मिला, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कोहरे में कैद रंग, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है धूल पौधों पर। पूछ ले गोविंद मिश्र का उपन्यास कौन कौन से हैं? लाल पीली ज़मीन, 5 आंगनों वाला घर, फिर कौन सा? कोहरे में कैद रंग और धूल पौधों पर। इस पर साहित्य अकादमी मिला और इस पर व्यास। पूछ ले 5 आंगनों वाले घर पे तो व्यास सम्मान, कोहरे में कैद रंग पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखो, लाल पीली जमीन गोविंद मिश्र का है, तो पीली आंधी किसका है? प्रभा खेतान का। और काली आंधी किसका है? कमलेश्वर का। पीली आंधी प्रभा खेतान का और काली आंधी कमलेश्वर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे आओ शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास इंपॉर्टेंट है। इनका क्रम तो नहीं है यहाँ, लेकिन पूछा जाता है कि उनमें से कौन सा उपन्यास किसका नहीं है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला इनका नीला चांद, जो इम्पोर्टेंट है, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर सेलूस। फिर शिव प्रसाद सिंह का वेश्वानर, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। कोहरे में कैद रंग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली दूर है, इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वेतरणी, ये भी इंपॉर्टेंट है। गली आगे मुड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बंद गली का आखिरी मकान पूछ ले, ये किसका है? ये धर्मवीर भारती का है। देखो, गली से क्वेश्चन बन गया ना, बंद गली का आखिरी मकान। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना है। मान लो मैं एग्जामिनर होता तो मान लो मुझे मिलता है कि 2022 में गली आगे मुड़ती है, पूछ रखा है शिव प्रसाद सिंह का, तो अब मैं क्या चाहूँगा? ऐसा ये क्वेश्चन और पूछ लूँ, तो मैं क्या पूछूंगा? बंद गली का आखिरी मकान किसका उपन्यास है? तो यह है धर्मवीर भारती का। तो आपको एग्जामिनर की तरह सोचना है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। आपको खुद को एग्जामिनर बनना है। अगर मैं एग्जामिनर होता या मैं एग्जामिनर होती तो मैं कैसा क्वेश्चन बनाता या बनाती, तो आप उस हिसाब से चलोगे तो आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब मेरे जैसे लड़के का सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आप अच्छे पढ़ने वाले होंगे मेरे हिसाब से, एंड अच्छे पढ़ने वाले नहीं हैं वो तो मुझे बता नहीं देखते होंगे, क्योंकि मेरे वही देखते हैं वीडियोज़ जो कि भुगत भोगी है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, 1 2 3 अटैम्प्ट दे दिए, हुआ नहीं, तो उनको लग रहा है कि भाई यहाँ से हेल्प मिलेगी। बाकी जो नए नए हैं ना, वो अभी क्या जोश में है, बहुत ज़्यादा जोश में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, घूम फिर के वो भी यहीं आने हैं। बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, ये सच है। ठीक है, आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बता देते हैं, इतना बता देते हैं कि दिमाग का पूरा कचरा हो जाता है। तो ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नॉर्मली बता रहा हूँ जो काम की चीज़ें हैं, हमें क्या पढ़ना है से ज़्यादा क्या छोड़ना वो इम्पोर्टेंट है। तो हम कई चीज़ें छोड़ रहे हैं, ये बात नहीं छोड़ रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था? वैद्यनाथ मिश्र। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर। क्या कहा जाता है? आधुनिक कबीर। और ग्रामीण चेतना को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने वाले उपन्यासकार कौन है पूछ ले, तो ये भी अपने नागार्जुन है। नागार्जुन के उपन्यासों का क्रम पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। इनका एक है रतिनाथ की चाची, जो 1948 में, बलचनामा वेरी इंपॉर्टेंट 1952 में आया, याथम कथात्मक शैली में लिखा गया। फिर नई पौध 1954, बाबा बटेश्वर नाथ 1954। बाबा बटेश्वर नाथ कहानी किसकी पूछ रहे हैं? तो रेणु की है। बाबा बटेश्वर नाथ कहानी रेणु की है, लेकिन उपन्यास नागार्जुन का है। दुख मोचन, ये भी नागार्जुन का उपन्यास है। फिर हीरक जयंती 58, कुंभी पाक 60, उग्रतारा 64, इमरतिया, जमुनिया का बाबा और गरीबदास, ये भी पूछा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक नोट लगाया कि मछुआरे के जीवन पर आंचलिक उपन्यास किसने लिखे? तो नागार्जुन का वरुण और उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें, ये उपन्यास मछुआरों के जीवन पर
लिखे गए उपन्यास है। क्वेश्चन आ जाए तो मछुआरों के जीवन पर लिखे गए उपन्यास कौन कौन से, दो दो का जोड़ा आ जाए तो नागार्जुन का तो वरुण है और उदय शंकर भट्ट का कौन सा है, सागर लहर। ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा इनके उपन्यासों का क्रम कई बार पूछ रखा है। तो पहला उपन्यास इनका पतन, फिर चित्रलेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रलेखा से तो अभी भी इंटरव्यू में कई क्वेश्चन होते हैं। चित्रलेखा अच्छा है। इसमें पाप व पुण्य की समस्या पर बताया गया है। इसमें पात्र है महाप्रभा, रत्नांबर और बीजगुप्त। महाप्रभा, रत्नांबर और बीजगुप्त इसमें करेक्टर है, पात्र हैं। और प्रेरणा मिली इनको अनातोल्य जो फ्रांस का था, उनका उपन्यास था थाया। थाया को पढ़ा तो इन्होंने क्या लिखा, चित्रलेखा उपन्यास। किसने, भगवती चरण वर्मा ने। फिर इनका उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। फिर भूले बिसरे चित्र, जो पहला उपन्यास है जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पूछ लें, फर्स्ट उपन्यास जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कौन सा, भूले बिसरे चित्र। इसमें थोड़ी मुझे कन्फ्यूजन है, आप देखना गलत हो तो आप मुझे कमेंट करना है ना, मुझे भी थोड़ा यहाँ संशय हो रहा है। फिर सामर्थ्य और सीमा, ये भी भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। फिर सभी नचावत राम गोसाई, ये भी भगवती चरण वर्मा का है। फिर प्रसन्न और मरीचिका। फिर धुपल इंपॉर्टेंट है, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। धुपल किस में लिखा गया, आत्मकथात्मक शैली में। क्रम पूछा जाता है इसका, ठीक है, क्रम देखना आपको। पतन, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, यहाँ तक ही क्रम आता है। ये सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई, प्रसन्न और मरीचिका, धुपल जो आत्मकथात्मक शैली में है। आगे बात करते हैं हम राहुल सांकृत्ययन, जिन्हें केदारनाथ पांडे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केदारनाथ पांडे। ये सबसे बड़े यात्रा वार्ताकार माने जाते हैं। राहुल सांकृत्ययन सबसे बड़े यात्रा वार्ताकार माने जाते हैं। फिर देखो इनका उपन्यास है सिंह सेनापति। सिंह सेनापति जिसका पात्र है बिंबिसार। फिर जय योदई, फिर राजस्थानी रनिवास, विस्मृत यात्री जो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया। फिर दिवोदास। सिंह सेनापति इम्पोर्टेंट है और जय योदय, ये दो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा, ये आपको आने चाहिए। बाकी नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश करो कि आप इनको एक दो बार आंखों से निकाल लो। चीज़ें रिटर्न नहीं होती है, दो चार बार इनको देख लेते हो ना तो अपने आप क्वेश्चन सही हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं रागे राघव। हिंदी में सर्वाधिक जीवन चरित्रमूलक उपन्यास लिखे हैं किसने, रागे राघव ने। हिंदी में सर्वाधिक जीवन चरित्रमूलक उपन्यास किसने लिखे हैं, पूछ रहे हैं, रागे राघव ने। इनका उपन्यास है गरोंदे और मुर्दों का टीला, इंपॉर्टेंट है। मुर्दों का टीला इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ मोहनजोदड़ो का अर्थ भी होता है मुर्दों का टीला। ये मोहनजोदड़ो जो अपनी सभ्यता थी ना उस पर लिखा गया है। फिर कब तक पुकारूं इंपॉर्टेंट है, ये भरतपुर की सांसी जनजाति होती है उस पर लिखा गया है, कब तक पुकारूं। फिर धरती मेरा घर, धरती मेरा घर एक डायलॉग है ना, धरती मेरा घर है, सुनील शेट्टी का, याद रखना आप। तो ये उपन्यास है किसका, रागे राघव का। फिर आखिरी आवाज़, ये भी रागे राघव का उपन्यास है। अंतिम वृद्ध सामाजिक उपन्यास है और आज़ादी के बाद बदलते गाँव का यथार्थ चित्रण हुआ है। धरती मेरा घर नहीं, धरती मेरी माँ है, ऐसा करके सुनील शेट्टी का डायलॉग है, आप सुनना। तो रागे राघव हिंदी में सर्वाधिक जीवन चरित्रमूलक उपन्यास किसने लिखे, पूछ ले, रागे राघव ने। किसने लिखे, रागे राघव ने। गरोंदे, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, धरती मेरा घर, आखिरी आवाज़। आखिरी आवाज़ के अंदर की चीज़ें ध्यान में रखनी है। अंतिम वृद्ध सामाजिक उपन्यास है और आज़ादी के बाद बदलते गाँव के यथार्थ का चित्रण इसमें हुआ है। कुछ उपन्यास इन्होंने जीवनी वर्ग भी लिखे हैं, जिनमें आपको ध्यान में रखना है देवकी का बेटा, लोई का ताना, यशोधरा जीत गई, धुनी का धुआं। ये पूछ रखा है, इससे क्वेश्चन है सीधे, तो मैंने टपका दिया सीधे कि राघव राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी वर्ग नहीं है, तो मैंने जीवनी वर्ग हेडिंग डाल के चारों चार लिख दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं उपन्यास की। धर्मवीर भारती अगले उपन्यासकार। इनका उपन्यास है गुनाहों के देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, दो ही है इंपॉर्टेंट। अब मुझे आप कमेंट करना इनमें से किस उपन्यास पर एक फिल्म बनी है, आप कमेंट करना। गुनाही के देवता 1949 में है, इसमें सुधा और चंद्र की प्रेम कहानी का चित्रण है। और सूरज का सातवां घोड़ा 1952, इसका पात्र है माणिक मुल्ला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर वृंदावन लाल वर्मा, ये सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा क्या माने जाते हैं, सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार। इनकी उपाधि है सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट एक ये उपाधि, एक दूसरी है बुंदेलखंड का चंद्र बरदई, किसे कहा जाता है, वृंदावन लाल वर्मा को। इनके उपन्यासों का क्रम पूछा गया है कई बार। पहला है गढ़ कुंडार, फिर विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मर्गनयनी। इसमें देहाती लड़की की प्रेम कथा है, गांव की लड़की है, उसकी लव स्टोरी का चित्रण है किसमें, मर्गनयनी में लव स्टोरी है, ठीक है। पता नहीं अब तो लव स्टोरी होती नहीं होती है, लेकिन इस टाइम होती थी। जो उपन्यास लिख दिए इन्होंने वृंदावन लाल वर्मा ने। फिर मनोहर श्याम जोशी,
मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास भी अच्छे हैं। जो कुरु कुरु स्वाहा कई बार पूछ रखा है। ये वैश्य जीवन में फिल्म जगत के संदर्भ में इसके बारे में बताया गया है। वैश्य जीवन और फिल्म जगत के संदर्भ में मनोहर श्याम जोशी ने इस उपन्यास में बताया है। फिर कसब क्या जाने, इसमें नेहरू युग की विडंबना का चित्रण है। ठीक है। फिर हरिया हरक्यूलिस की कहानी, ये अच्छे उपन्यास हैं। इनके उपन्यास अच्छे हैं सारे, तो आप इन्हें इम्पोर्टेंट मान सकते हो। फिर हमजाद, फिर टाटा प्रोफेसर, फिर कसब 2001 में आया। कुमायूं के गंगोली घाट का चित्रण है इसमें इसमें और इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और हिंदी में जादुई यथार्थवाद का प्रयोग करने वाले उपन्यासकार पूछ ले तो एक तो अपने मनोहर श्याम जोशी है और दूसरे विनोद कुमार शुक्ल हैं। दो है जो जादुई यथार्थवाद का प्रयोग अपने उपन्यासों में किया। किसने? मनोहर श्याम जोशी ने। और किसने? विनोद कुमार शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं। भीष्म साहनी। भीष्म साहनी के उपन्यासों का क्रम आया कई बार। ये तमस तो बताने कितनी बार पूछ लिया, इंटरव्यू में भी हर बार क्वेश्चन होता है। अच्छा उपन्यास है, आपको पढ़ना चाहिए तमस, कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो भीष्म साहनी का उपन्यास है जरोखे, दूसरा कड़ियाँ, तीसरा तमस, फिर बसंती, फिर मैया दास की माड़ी, कुंतो, फिर नीलू नीलिमा नीलोफर। अलंकार कौन सा हो गया? अनुप्रास है ना। ने आ रहा है बार बार। तो अलंकार की बात हम अलंकार में करेंगे, अभी आप उपन्यास याद रखना। जरोखे, कड़ियाँ, तमस, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलू नीलिमा नीलोफर, ये सारे भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। अच्छे उपन्यास हैं और इनका क्रम भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना और इसको भी आप इम्पोर्टेंट मान लो। आगे अमरकांत। अमरकांत का एक उपन्यास है सूखा पत्ता, फिर है सुंदर पांडे की पतो, एक है इन्हीं हथियारों से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं हथियारों से। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से 15 अगस्त 1947 तक बलिया के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण है। बलिया कोई गांव है, उस गांव का सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण पूछ ले किसमें? इन्हीं हथियारों से, जो 2003 में आया था। अच्छा उपन्यास है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ उपन्यासकार की ओर। अभी 27 मिनट हुए, 2-3 मिनट और बात करेंगे, चिंता मत करो। राही मासूम रजा, इनके उपन्यास है। देखो राही मासूम रजा, एक मनोहर श्याम जोशी का आप उपन्यास याद रख लेना। और मुझे याद आ रहा, अभी पूछा गया था कहीं, नेताजी कहीन। नेताजी कहीन मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। वो वही मनोहर श्याम जोशी, कुरु कुरु स्वाहा, कसब क्या जाने, हरिया हरक्यूलिस की कहानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, कसब, है ना। एक और ऐड कर लेना, नेताजी कहीन, ये मनोहर श्याम जोशी का है। फिर राही मासूम रजा, इनके उपन्यास है। पहला हिम्मत जौनपुरी, फिर आधा गांव, अच्छा उपन्यास है। टोपी शुक्ला, ये भी अच्छा उपन्यास है। दिल एक सादा कागज, दिल तो सादा कागज ही होता है, एक ये भी राही मासूम रजा का उपन्यास। फिर शीन 75, 1975 में आया था। मैंने इसे याद कर रखा, शीन 75, 1975। कटरावी आरजू, ये 1978। तो मैं तो क्या करता था कि सन याद कर लेना, उपन्यास के नाम के साथ सन याद कर लेना, उससे क्या कन्फ्यूजन नहीं होती। हिम्मत जौनपुरी 64, आधा गांव 66, टोपी शुक्ला 69, दिल एक सादा कागज 73, सीन 75, कटरा बिहार 78। तो आपको जैसे याद हो ना, आपको सहूलियत जिसमें लगे आप उसमें याद करें। मेरे कहने में ना आए भाई, जो आपको अच्छा लगे वही चीज़ें आपको करनी चाहिए। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो आगे हम बात कर लेते हैं विश्वम्भरनाथ शर्मा उपाध्याय के बारे में। ये अपने राजस्थान के थे। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, इनका उपन्यास है रीछ और जाग मचंदर गोरख आया। ये पूछ रखा कई बार, ये तो नहीं पूछा है, मेरे हिसाब से पूछ सकते हैं। आगे देखो मणि मधुकर, ये भी राजस्थान के थे। इनका एक काव्य है पग फेरो, शायद आपने पढ़ रखा होगा। और उपन्यास है इनका सफ़ेद मेमने, जो 1971 में लिखा इन्होंने। इसमें नेगिया गांव है जैसलमेर में, जिसका चित्रण है सफ़ेद मेमने में, जो मणि मधुकर का उपन्यास है, मधुकर है ना। फिर वीरेंद्र जैन, इनके उपन्यास है डूब, फिर फार, पंचनामा, सबसे बड़ा सिपहिया। ये दो उपन्यास तो कई बार पूछ रखे हैं वीरेंद्र जैन के, डूब और फार, पंचनामा और सबसे बड़ा सिपहिया। मेरे कहने से आप याद कर लो इन्हें। फिर आगे अस्कर वजाहत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्कर जी, अस्कर खान जी है ना, अस्कर वजाहत। पहला उपन्यास इनका सात आसमान, कौन सा है? सात आसमान। सारा आकाश पूछ ले तो किसका है बताओ? सारा आकाश राजेंद्र यादव का। अब मैं आपसे बोलूँ सात, सूरज का सातवां घोड़ा, भाई सात से याद करा, क्योंकि मैंने कहा है कई चीज़ें जब सेम शब्द मिले ना तो आप दिमाग को घुमाओ। अक्षय कुमार करता ना उस फिल्म में, नाम भूल गए वैसे, कनपट्टी पे हाथ रख के बैग जाता है। आप भी कनपट्टी पे हाथ रखो और बैग जाओ, है ना। फ्लैश बैग से भी आप सीख जाओगे बैग जाने से। तो सूरज का सातों घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का, जिसका एक करेक्टर था कौन सा? माणिक मुल्ला, हमने अभी बात करी थोड़ी देर पहले। फिर एक इनका उपन्यास है कैसी आग लगाई,
इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का चित्रण है, कैसी आग लगई में। ये 7 आसमान हो गया। फिर गांधी @गोडसे, ये किसका है पूछ ले, किसका है बताओ, असगर वजाहत का। 3 उपन्यास हैं, इंपॉर्टेंट है असगर वजाहत जी। आगे बात करते हैं काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास है रहन पर रघु, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इंपॉर्टेंट है। फिर अपना मोर्चा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें छात्र आंदोलन की राजनीति के बारे में बताया है काशीनाथ सिंह जी ने। अपना मोर्चा और रहन पर रघु और तीसरा काशी काशी। तो मेरे हिसाब से आपको ये तीनों उपन्यास आने चाहिए। अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैं काशीनाथ जी पर अच्छा क्वेश्चन जरूर बनाता, तो आपको ये याद होने चाहिए। फिर विष्णु प्रभाकर के उपन्यास है निशिकांत पहला। फिर तट के बंधन, तट की खोज किसकी रचना, मुझे बताओ आप। तट के बंधन तो इनकी होगी, तट की खोज किसकी रचना है। देखो आप कमेंट किया करो, कमेंट का कोई पैसा नहीं लगता है। एक तो आपको याद हो जाएगी, अगर क्वेश्चन आ गया तट की खोज तो आपको गलत नहीं होगा, आपको याद आएगा कि हमने उस दिन ये कमेंट किया था। आपको नहीं आ रहा तो गूगल करके देख लो, अपने नोट्स में देखो। तो ऐसे करोगे ना तो अच्छी पढ़ाई उसे ही कहते हैं कि आप एक्टिव रखें, आपकी सारी इंद्रियां क्रियाशील होगी ना, तब अच्छी पढ़ाई होगी। आप ऐसे ही सो रहे हो और सोते सोते सुन रहे हो तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो भाई आपकी इच्छा है सिलेक्शन लेना है तो आपको ऐसा करोगे आप, बेनिफिट आपका ही, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। फिर है स्वप्नमयी, फिर दर्पण का व्यक्तित्व, कोई तो, फिर अर्धनारीश्वर, जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला विष्णु प्रभाकर जी को। और अर्धनारीश्वर एक निबंध है, पूछ ले किसका, रामधारी सिंह दिनकर, जिन पर गांधीवाद का प्रभाव नहीं था, हमने कई बार बात कर रखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक लास्ट उपन्यासकार की बात कर लेते हैं आज, बाकी की फिर कल बात करेंगे। उदय शंकर भट्ट, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। फिर इनको उपन्यास है नए मोड़, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सागर, लहरें और मनुष्य, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद में रखना है। लोक परलोक, ये भी याद में रखना है। शेष अशेष, ये भी याद में रखना है। सागर, लहरें और मनुष्य, ये याद में रखना। लोक परलोक याद में रखना। शेष अशेष, ये भी याद में रखना। ये 3 उपन्यास उदय शंकर भट्ट के इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आप आराम से देख लेना, 2-3 बार इनका रिवीजन करना और बार बार इनको सुनना। सुनने से क्या चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। और अपने जो आपके जो दोस्त हैं ना, आपके दोस्त, सहेली, सखी, परम मित्र, परम सखी जो भी है, तो उनको ये आप चीज़ें शेयर किया करो। भाई एक तो उनको फ़ायदा मिलेगा, तो आपके वो गुण गाएंगे, आपको दुआएं देंगे। और कई बार क्या है कि आप ये सोच रहे होंगे कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बार देखेंगे, एक बार में किसी के बाप को भी याद नहीं होता है, 2-4 बार 5 बार देखते हैं तब चीज़ें याद होती है। तो आप शेयर करो उनको भी, वो भी देखें। अगर कुछ लोग ज़्यादा देखेंगे, इंटरेस्टेड होंगे, तो हम भी अच्छे लेवल से कुछ ऐसी चीज़ें करवा देंगे। जीके भी करवा दूंगा मैं अगर देखने वाले नहीं है तो मैं क्यों मेहनत करूँ। तो कम से कम थोड़े बहुत तो लोग देखें। भाई 20-30 लोग देख लेना तो अच्छा लगता है। 20 लोग देख रहे हैं, तो अगर आप मान लो 1-2 ही देख रहे हैं तो क्या मतलब है फिर। तो 20-25 लोगों को आप शेयर किया करो। आपके पास जो ग्रुप है वहाँ इसको शेयर कर दो, स्टेटस लगा दो, तो कुछ तो आप कर ही सकते हो। भाई इतना हम आपके लिए कर रहे हैं तो हमारे लिए आप इतना ही कर दो। स्टेटस लगा ही सकते हो, इसका लिंक स्टेटस लगा दो कि भाई आप हिंदी से तैयारी कर रहे थे, ज़रूर देखें। बाकी मैं गारंटी लेता हूँ क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, न आपका सिलेक्शन वाला क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, इतना मैं आपसे वादा ले रहा हूँ। आप लाल पेन से नोट लगा के लिख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। तो और तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई कोचिंग वाला 20,000, 25,000, 30,000 लेके भी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूँ। भरोसा आपको करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने देखो, क्योंकि देखो मेहनत कर रखी है मैंने इस पर, इसलिए मैं गारंटी ले रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी मुँह उठाया और लेके आ गया, ऐसा नहीं। मैं चाहता था आपसे क्वेश्चन कर लेता, क्वेश्चन वाले फॉर्मेट लोग बहुत देखते हैं, वो नहीं। मैंने वो चुना है, वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो आप थोड़ा इसको शेयर भी किया करो। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करना है @AK, बिना स्पेस नहीं देना, बिना स्पेस दिए AK जोधपुर, JODHPUR। इस पर आपको रिक्वेस्ट भेजनी है, रिक्वेस्ट मैं एक्सेप्ट करूँगा, तब आप इस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। इसमें करंट अफेयर्स, जीके और हिंदी से संबंधित मैं क्वेश्चन डालता हूँ, डेली के 30-35 क्वेश्चन डालता हूँ। 30-35 में अगर आप 15 क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं, उनमें से याद हो जाते हैं, तो भी आपको फायदा है, नुकसान नहीं है। तो फालतू की बकवास है बिल्कुल नहीं होगी। आप चाहो तो इन्हें ज़रूर ज्वाइन करना और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर ज़रूर करना। और भी कोई आपको इश्यू हो, मैंने कुछ गलत बता दिया या कुछ ज़्यादा बता दिया, कम बता दिया या कम बोल दिया, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट उपन्यास की क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।